नमस्कार मित्रों, नमस्कार प्यारे व्यूअर्स, दर्शकों। देखिए, आज मैं क्या निराश हुआ जाए कक्षा 7 का हिंदी, जो कि यूपी बोर्ड के विभिन्न माध्यमों में हिंदी की किताब चलती है, खासकर यूपी बोर्ड में चलती है। तो उसका है चैप्टर का नाम है क्या निराश हुआ जाए, उसकी मैं व्याख्या करूँगा और उससे संदर्भित प्रश्नोत्तरों को सॉल्व कराऊँगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पहले पाठ को हम समराइज करेंगे, मतलब संक्षिप्त रूप से देखेंगे। जैसा है कि भारतवर्ष में भौतिक संग्रह को महत्व न देकर आंतरिक तत्वों पर बल दिया गया है। लोभ मोह काम क्रोध पर समय का बंधन रखे जाने का महत्व माना गया है। फिर भी भूख व बीमारी की दवा परोपकारी कार्यों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ठीक है, मनुष्य हमेशा उच्च आदर्शों को आधार मानकर ही आगे नहीं बढ़ता। कुछ विकार जैसे, ठीक है, लोभ मोह लक्ष्य से डिगाते रहते हैं उसको, जो उच्च आदर्श और संयम आदि नगण्य हो गए हैं। जो कुछ विपरीत हुआ है उसमें उच्च आदर्शों, संयम, विधानोक्त कर्मों की उपयोगिता अब अधिक सामने आ गई है। ठीक है, देखिए, उच्च आदर्श और स्वयं आज नगण्य हो गए हैं, मतलब आज के डेट में आप तो देख रहे होंगे कि उच्च आदर्श नगण्य, मतलब इसको कोई गिनती नहीं है। कोई कितना मेहनत करता है इससे उसकी गिनती नहीं की जा सकती। कोई दिखावा कर रहा है उसकी गिनती ज़्यादा है। तो इसको हमें फिर से लाना है। उसमें उच्च आदर्शों, संयम और विधानोक्त कर्मों की उपयोगिता अब अधिक सामने आ गई है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ है, प्रसंग और व्याख्या इसकी। पाठ में आगे देखेंगे, आजकल लोग कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। कर्म धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, जबकि कानून को दिया जा सकता है। लोग ये बात जानते हैं। धर्म को धोखा इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि धर्म आंतरिक वस्तु की चीज़ है, कानून लिखित चीज़ है, उसको पालन करना आपकी एक जिम्मेदारी है। ठीक है, कि धर्म, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं कि आप सोच रहे हैं हम धर्म को धोखा दे रहे हैं, तो चूंकि धर्म आत्मा से जुड़ी चीज़ है, तो आप अपनी आत्मा को धोखा दे रहे हैं। तो यह आम धारणा बन गई कि भारतवर्ष में धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। ठीक है, और आस्तिकता, सत्य, ईमानदारी, मानव प्रेम आदि की मान्यता अब भी है और रहेगी। दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, ठगी, चोरी, डकैती आदि महापाप है। ठीक है, दरिद्र सेवा, नारी सम्मान, मानव प्रेम आज भी परम पुण्य माने जाते हैं। सभी व्यक्ति इन गुणों को अपने अंदर समझते हैं और नैतिक समर्थन देते हैं। हर व्यक्ति जानता है इन चीज़ों को, लेकिन इनकी आदर्श आज कम हो गए हैं। तो क्या हम निराश हो जाएं? पाठ को समझने की कोशिश करिए। पाठ यही कह रहा है कि क्या इन सब की मान्यता कम हो गई है, सत्य को नकारा जा रहा है, सत्य को लोग स्वीकार कम कर रहे हैं, दिखावा करने वाले लोगों को लोग ज़्यादा अच्छा मानते हैं। तो क्या हम निराश हो जाएं कि रहने दो, हम भी यही गलत दिखावा करेंगे? नहीं, हम सत्य को लेके चलेंगे। और उस चूँकि सत्य की जड़ आत्मा से जुड़ी हुई है, और हम अपने पुराने आदर्शों को जरूर एक दिन प्राप्त करेंगे। लेखक पाठ का सारांश कैसे बताता है? लेखक कहता है, लेखक का मन वर्तमान की घटनाओं से आशंकित है। ठीक है, बेईमानी के माहौल में ईमानदारी से जीविका चलाने वाले पिस रहे हैं। आपको पता होगा कि ईमानदारी से 10,000 20,000 कमाने वाला परेशान है, और बेईमानी से लाखों रुपए कमाने वाले अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और ईमानदार बनने का ढिंढोरा भी वही पीट रहे हैं कि हम ज़्यादा ईमानदार हैं। ईमानदारी को मूर्खता का प्रयास समझा जाने लगा है। लोग जो ईमानदार बनता है ना, उसको सोचते हैं कि अरे ये तो मूर्ख है, जाने दो। अभी आप ऐसा कोई काम करने लगेंगे जिसमें ईमानदारी छिपी हो, लोग कहेंगे अरे यार पागल हो, छोड़ो, काहे परेशान हो। ठीक है, ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि क्या निराश हुआ जाए। वस्तुतः मनुष्य की उन्नति के जितने विधान बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत हो गए हैं। आप देखिए, आजकल सबसे ज़्यादा बेईमान धूर्त जो होगा, वो सबसे ज़्यादा लाइमलाइट टेलीविज़न पे उस रहता होगा। ठीक है, वो प्रचारित होता है समाचार पत्रों में, हर जगहों पे। लेकिन तमाम हमारे देश में हजारों ईमानदार व्यक्ति हैं जो प्रचार जिनका नहीं किया जाता, लेकिन ईमानदारी से जीवन जीते हैं। कहाँ उन पे फोकस हो पाता है। इससे भारत के पुराने आदर्श और भी अधिक महान उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। ठीक है, और दिक्कत इस बात की है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। सब ईमानदार अपने आप को कहते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ा है। प्रश्न है, भ्रष्टाचार कर कौन रहा है? और पहले हम गरीब थे, आज हम विकसित हैं। आज हम विकसित हैं, विकसित राष्ट्र है हमारा, विकासशील है। तो जब हम पिछड़े थे, गरीब देश था, तब तो ज़्यादा लोग महान थे ना। और आज हम अमीर हो गए तो हमको और अच्छा होना चाहिए, लेकिन उल्टा है इसका। हर जगह भ्रष्टाचार फैला है। इससे पता चलता है कि लोग क्या कहते हैं ना, भेड़िए के खाल में भेड़ी उसमें शेर की खाल में भेड़िए जैसी स्थिति है। लेखक ने एक टिकट बाबू की ईमानदारी और बस कंडक्टर की कर्तव्यपरायणता का उदाहरण देकर संतोष व्यक्त किया है। उसने कहा कि भैया, लेखक ने इसमें, आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, तो जब लोगों ने अकारण ही सहायता की, निराश मन को ढाढ़स बंधाया और हिम्मत दिलाई, इसलिए अभी भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। इसलिए कहा गया है, चैप्टर का नाम रखा क्यों निराश हुआ जाए।
अब हम हमारे पास एक ही उपाय है कि हम जितने लोग हैं, जिन जिन कर्मों से जुड़े हैं, जैसे कोई अध्यापक है तो पढ़ाए, साथ छात्र है। आप देखिए पहले मैं किसी चैप्टर को पढ़ रहा था, तो पहले हमारे पास कितने कम संसाधन थे। प्राइमरीज़ वगैरह में तमाम स्कूलों में बहुत कम व्यवस्थाएँ थी, लोग पैदल जाते थे स्कूल, लेकिन कक्षा 8 लोग पढ़ लेते थे तो ये माना जाता था भैया इनको आज के डेट में बीए के बराबर ज्ञान है। आजकल बच्चे कक्षा 8 क्या हाई स्कूल इंटर पास हो गए हैं, डिग्री 90-90% रखी है, लेकिन किताब सही से नहीं पढ़ पाते बच्चे। ऐसी कंडीशन है, क्यों? उसी का निराशा है, एक वातावरण इस तरह का बन गया है। महान भारत को पाने की संभावना बनी हुई है, लेकिन चंद लोग या बहुत से लोग हमारे समाज में ऐसे हैं जो जिनको देखकर हम मान सकते हैं कि अभी भी ये महान बन सकते हैं। उसका एक ही आधार है, ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे तभी काम होगा। आगे देखेंगे, प्रश्नोत्तर की तरफ आएंगे। आप देख पा रहे होंगे कि पहला प्रश्न है, क्या कारण है कि आजकल हर व्यक्ति संदेह के दृश्य देखा जा रहा है? तो आजकल लोग दोषी अधिक और गुणी कम दिखाई देते हैं। इसका कारण यह है कि गुणों पर कम ध्यान दिया जाता है, दोषों को अधिक बढ़ाकर दिखाया जाता है। उसको आप समाचार पत्र पढ़ उठा के देख लीजिए, टेलीविज़न देख लीजिए और यूट्यूब्स वगैरह देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए, कहीं भी आप देखेंगे, गाँव गाँव की हालत देख लीजिए, शहरों की हालत देख लीजिए। जो जितना बड़ा बेईमान होगा वो उतना ज़्यादा लाइमलाइट फोकस में होगा। ईमानदार व्यक्ति चुनाव भी लड़ता है ना तो 50-100 वोट पाता है, बेईमान व्यक्ति 400-500 वोट पाता है और चुनाव जीत जाता है। तो चूँकि बेईमान व्यक्ति को इतना प्रचारित किया जाता है, इतना प्रचारित किया जाता है कि लगेगा कि वही ईमानदार है, और यही कारण है, जो प्रश्न का उत्तर है, कि हर व्यक्ति संदेह के दृश्य देखा जा रहा है। ठीक है। अभी आप किसी व्यक्ति को लिफ्ट भी देते होंगे तो आपको लगेगा कि कहीं व्यक्ति हमारे साथ धोखा ना दे जाए। आपने गाड़ी पे उसको पीछे बैठाइए तो आपको लगेगा कहीं हमारा पर्स ना मान ले जाए, क्योंकि इस तरह का माहौल बना दिया गया है। जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्थाएं क्यों हिलने लगी हैं? तो इसका उत्तर है कि आजकल समाचार पत्रों में ठगी, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप मतलब होता है कि हम आपको कहें तुम चोर हो, वो कह रहा है तुम चोर हो, इसको आरोप प्रत्यारोप कहते हैं। कैसा वातावरण बन गया है, मतलब एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है, वो कहे तुम चोर हो तो कह रहा है तुम चोर हो। तो देश तो पता ही नहीं चलता कौन चोर है असली, जनता समझ ही नहीं पाती, बेचारी धोखे में रहती है। और जो सफाई दे ले जाता है अच्छे से उसको ईमानदार मान लेती है, जबकि सच्चाई है दोनों चोर हैं। कोई ईमानदार आदमी रह नहीं गया, हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि देखा जा रहा है। जितने ऊंचे पद पर हैं उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं। बेईमान, स्वार्थी, धूर्त लोग फल फूल रहे हैं। गरीब, ईमानदार, श्रमजीवी, श्रमजीवी माने जो श्रम लेबर करके, मजदूरी करके अपना अपना रोजी रोटी चलाता है, उसको श्रमजीवी कहते हैं। लोग दिनों दिन पिस रहे हैं। समाज में भीरू, भीरू माने दब्बू लोग, बेबस लोग हैं, उन्हें दबाया जाता है। जो दब्बू हैं कि भैया नहीं बोलूँगा और दबा दिया जाता है। ईमानदारी और मूर्खता का प्रयास समझा जाने लगा है। जो ईमानदारी करता है सोचता है ये मूर्ख है, अरे देखो ईमानदार बंदा है। अभी कोई रोड पे कचरा साफ करने लगे, झाड़ू लगा के पूरा रोड, कहेंगे ये सबसे बड़ा मूर्ख है, देखो झाड़ू लगा रहा है। लोग हंसेंगे उसके ऊपर, जबकि वो अच्छा कर रहा है। और जो कचरा डाल फैलाने लगे, अगर रोड में डाल दे, उसको अच्छा माना जाता है। तो जीवन के महान नैतिक मूल्य, अभी गुटखा खा के लोग सड़क पे फेंक दें तो शान से और मुंह बुलबुलाते हुए चल दें तो लोग कहेंगे बड़ा अच्छा आदमी है देखो। एक आदमी उसको उठा दे, कहेंगे मूर्ख है, देखो गुटखे का पैकेट उठा रहा है, तो उसको हतोत्साहित करेंगे, लोग हंसेंगे, और फाड़ कर फेंकने वाला जो व्यक्ति है उसके ऊपर नहीं हंसेंगे। तो महान मूल्यों के बारे में आज हमारी आस्था हिलने लगी है। तो ये आप देख रहे होंगे, ये इसी का वर्णन है इस चैप्टर में। तीसरा प्रश्न है, उसका उत्तर देखिए, किन घटनाओं के आधार पर लेखक को लगा कि मनुष्यता समाप्त नहीं हुई है? एक टिकट बाबू की ईमानदारी और एक बस कंडक्टर की कर्तव्य परायणता। कर्तव्य परायणता मतलब कर्तव्य को करना। जैसे आपका कर्तव्य है कि 4 घंटे आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, उसको कर्तव्य परायणता कहते हैं। आपको दिन में कोई काम निपटाना है तो निपटाना है ना? लेखक को यह लगा है कि अभी मनुष्यता समाप्त नहीं हुई है, वे अच्छे लोग हैं देश में। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, जैसे आप अश्लील गंदे गाने सुन रहे हैं, आजकल लोग सुनते हैं, ठीक है, और उसमें आप रस लेकर सुन रहे हैं तो बुरी बात है, ये है। प्लस अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। इसका मतलब ऐसे समझिए, उदाहरण दे रहा हूँ आपको, जैसे कोई भक्ति गीत बज बज रहा है तो लोग कान फेर लेते हैं, अपना कान बंद कर लेते हैं, चले जाते हैं, यार छोड़ो कौन सुनेगा इसको, बहुत सुन चुके। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना। अगर उस गानों को, अच्छे गानों को आप, अगर आपको अच्छे गाने आते हैं आप नहीं गाएंगे, फिल्मी गानों को आप महत्व देते हैं, तो आप समझिए भाई खराब गानों को कह रहे हैं। फिल्मी गाने अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं, तो इसका मतलब आप गलत हैं। लेखक कहता है कि लोग एक दूसरे की बुराई को बड़ा रस लेकर उद्घाटित करते हैं, ठीक है। जब 4 लोग बैठेंगे, अगर 5 लोग हैं किसी जगह पे, तो 4 लोग हैं, एक व्यक्ति नहीं है, तो 4 लोग बैठ के 5वें की बुराई करेंगे, जितनी कमियां होंगी। ये हमारी आदतें होती है, ठीक है। किंतु दूसरे की अच्छाई को उतना ही रस लेकर प्रकट करने में संकोच करते हैं। यार ये भी तो कर सकते हैं, अगर हम 5 लोग हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति नहीं आया, हमारे बीच नहीं है,
तो हम कहें यार उसके अंदर ये अच्छाई है, चलो हम लोग भी सीखते हैं उससे, ये भी किया जा सकता है, लेकिन हम ये नहीं करते हैं। जिन्हें यदि उजागर किया जाए तो लोगों के दिल में अच्छाई के प्रति भावना जाग सकेगी, ठीक है, जाग सकती है, अतः अच्छाई को प्रकट करने में कहीं पीछे नहीं रहना चाहिए। अब इसका लेखक समाधान बता रहा है कि जहाँ जहाँ अच्छा काम हो रहा है उसको हम चुन चुन करके उठाएं। इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है, चूंकि निबंध है, आपको बताया था मैंने, ये पाठ एक निबंध है, आपको पता होना चाहिए। जैसे संस्मरण, यात्रावृत्ति, जीवनी होता है ना, तो ये पाठ निबंध के आधार पर लिखा गया है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ठीक है, सही बात है। जो गरीब हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, 10-20-50 हज़ार कमाने वाले हैं, वही ईमानदारी से अपना जीवन उन्हीं के हिस्से में माना कि यही ईमानदारी करें, और अमीर लोग कुछ भी करें वो बच जाते हैं। आप देख भी रहे होंगे कि अमीर आदमी गलत करके भी बच जाता है। वर्तमान समय में धन का महत्व इतना बढ़ गया है कि बेईमानी से कमाए गए धन से धनवान लोग भी सम्मान की नज़रों से देखे जाते हैं। आप देखिए, लोग चोरी करके ना, बेईमानी से, चोरी से अगर धन कमाए हों, तो अगर उसके पास कार से वीआईपी चल रहा हो, आलीशान मकान हो, तो लोग ये नहीं सोचेंगे कि इसने धन चोरी से कमाया है, बल्कि उसको सम्मान देना शुरू करते हैं। जबकि सच्चाई ये होनी चाहिए कि सम्मान उसको मिलना चाहिए जिसने भले गरीब हो लेकिन ईमानदारी से धन कमाया हो। तो यही इस भाव का अर्थ है। बेईमानी से धन कमाने में लगे हैं, जो ईमानदार बने रहने की कोशिश करता है, समाज उसे मूर्ख समझता है, क्योंकि उसके पास धन का अभाव है, धन की कमी है। सच्चाई का पालन करने वाले वास्तव में बेबस लोग ही हैं, यानी जो गलत कार्य करने से डरते हैं कि यार हम गलत काम करेंगे तो हमारे साथ ही हो जाएगा। जिनके पास गलत तरीके से धन कमाने का कोई रास्ता नहीं है, वही सच्चे ईमानदार बने हुए हैं। ठीक है, अगर उनके पास रास्ता हो गया तो भी ईमानदार। अगर आपके पास, देखिए, अगर आपके पास गलत रास्ते से धन कमाने के चांस हैं और आप अगर नहीं कमा रहे हैं, तब तो आप ईमानदार हैं, है ना। आगे देखेंगे, केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। यदि हम केवल उन्हीं बातों का ध्यान रखें जहाँ जहाँ हमारे साथ गलत हुआ है, तो आज तो हमें निराशा में डूबे रहेंगे। अच्छी चीज़ याद करो कि हमारे साथ ये हुआ, वो हुआ, हमने ये दिन भर अच्छा किया, है ना। तकलीफ पहुंचाई गई हो तो हमारा जीवन कष्टकर हो जाएगा। ऐसे में हम जीवन का आनंद नहीं ले सकेंगे, अतीत की बुरी घटनाओं की याद में उलझे रहेंगे। आशय है कि हम, आशय मतलब भाव होता है, अर्थ होता है, नकारात्मक घटनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि जीवन में घटने वाली सकारात्मक घटनाओं से आशान्वित होना चाहिए। हमेशा अच्छी चीज़ों को खोजते रहिए। नंबर ग है, भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में वैसे भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह और लोभ क्रोध के विकारों को महत्व नहीं दिया जाता। हमारे वेदों में भी कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है कि धन उतना ही रखना चाहिए, पैसा रुपया जितना काम आए। ठीक है, कोशिश करिए कि पुण्य अर्जित करिए। परंतु यदि कोई व्यक्ति भूखा है तो उसे अपने लिए भोजन जुटाने का उपाय करना ही पड़ेगा। वैसे ही यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो बीमारी की उपेक्षा नहीं की जा सकती, उसे दवा चाहिए। ठीक इसी प्रकार समाज में या देश में कोई व्यक्ति गलत काम करने में लगा है, कानून का उल्लंघन करने, मनमानी करने में लगा है, अपराध में लिप्त है, तो उसे सुधारने के लिए उसे सजा देनी पड़ेगी, अन्यथा दूसरों को दुखी करता रहेगा वो। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उपेक्षा शब्द है, उपेक्षा मतलब उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उपेक्षा मतलब उसको हम मतलब आँख नहीं बंद कर सकते। भूखे को हमें भोजन देना पड़ेगा, और अगर कोई बीमार है तो उसको दवा देनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये कहा जा रहा है भारतवर्ष के संबंध में। महान भारतवर्ष के चूँकि भारतवर्ष की में जो कमियाँ आई हैं उसको दूर करना पड़ेगा। महान भारतवर्ष को के पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। लेखक का कथन है कि हमें संदेश देता है, कुछ बुराइयों को देखकर निराश नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ना, अच्छे-अच्छे लोगों को देखो कि तमाम अच्छाइयाँ भी भरी हैं समाज में। जैसे पेपर में अपने व्हाट्सएप पे आप अपने स्टेटस पे, व्हाट्सएप पे अच्छी-अच्छी चीज़ों को खोज के लगाइए। मैं अक्सर ये करता रहता हूँ लेखक के संदर्भ में, कि समाज में जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसको खोज करके मैं लोगों को सेंड करता हूँ, अपने स्टेटस पे लगाता हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐसा आप क्यों करते हैं? तो मैंने यही कहा, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि ऐसा क्यों करते हैं ऐसे चीज़ों को? उसका उत्तर यही है कि इससे अच्छी भी चीज़ें समाज में हैं और उनका प्रचार होगा, आप अच्छे बनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, भाषा की बात है, और क्योंकि, किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए, चूँकि, अथवा, इससे एक सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है। क्योंकि, तो मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ मेरा मन नहीं लगता। आप अपने से भी कोई बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो इसमें लिखा है वही होगा। क्योंकि यहाँ मेरा मन नहीं लगता, ईमानदारी में कोई कमी नहीं थी। जैसे किंतु से बनाना है, वह गरीब था किंतु उसकी ईमानदारी में कोई कमी नहीं थी। परंतु से बनाइए, वह आपसे ही मिलने आया था परंतु आप शहर में से बाहर थे। अथवा से बनाइए, तुम अंग्रेजी अथवा हिंदी में कोई एक भाषा चुन लो। इसलिए से बनाइए, रमा मेरी बात नहीं मानती इसलिए मैंने उससे कुछ कहना ही छोड़ दिया। चूँकि से बनाइए, चूँकि तुम एक मंत्री के बेटे हो इसलिए तुम किसी पर भी अपनी मर्जी थोप सकते हो। ठीक है, तथा आप ऐसे बना, तुम चूँकि एक आईएएस के बेटे हो या किसी पर मर्जी थोप सकते हो। आगे देखिए,
तथा से बनाइए, ईमानदारी, सच्चाई, कर्तव्य निष्ठा, स्वाभिमान, साहस तथा आत्मनिर्भरता वीर पुरुषों में होता है। ठीक है, वीर पुरुषों में इसमें होता है, जोड़ लीजिएगा, ये थोड़ा सेंटेंस गलत लिखा हुआ है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? वैसे मैं आपको बता दूं कि भाववाचक संज्ञा कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इंग्लिश में इसको कहते हैं। ये कहीं इसको छू देख नहीं सकते आप, महसूस कर सकते हैं केवल भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे निर्भीक, निर्भीक में होता है कि बिना किसी से डरना ना, तो निर्भीकता बन गया इससे। निर्भीक एक शब्द था। जिम्मेदार एक शब्द है, तो जब आप संज्ञा बनाएंगे तो जिम्मेदारी बन जाएगा। कायर से कायरता बन गया, अच्छा से अच्छाई बन गई, लघु से लघुता बन गया, बुरा से बुराई बन गई। ठीक है, उसके बाद अंतिम है ये, इसमें कहना क्या है, आपको वाक्य बताना है। ठीक है, तो रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ की दृष्टि से वाक्य कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्रश्नवाचक। ठीक है, तो ये रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के वाक्य हैं। तो जैसे पहला वाक्य संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य में चूंकि इसमें और शब्द से 2 को जोड़ दिया गया है, जैसे देखिए उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। सरल वाक्य है, एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, ये सरल वाक्य है। इस समय दुखी वही है जो कुछ नहीं करता, मिश्रित वाक्य है ये। ठीक है, चूंकि इसमें कॉमा वगैरह लगा रहता है, आप कॉमा इसमें लगा लीजिएगा। इसमें दुखी वही है, कॉमा, जो दुखी नहीं, या जो से जुड़ा हो, जो या ना, इस चीज, छोटे छोटे चीज़ों से जो जुड़ा रहता है तो उसको आप लगभग मिश्रित वाक्य मानेंगे। ये मेरा एक ट्रिक है अपना। और नीचे वाला भी मिश्रित वाक्य है, क्योंकि इसमें की है। देखिए, जैसे यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ना, मेहनत करके जीविका चुराने वाले निरीह और भोले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, मिश्रित वाक्य है। जब छोटे छोटे कई वाक्य की ना, वो या इन सब से जोड़ दिए जाते हैं तो मिश्रित वाक्य होते हैं। धन्यवाद।